बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सफदर की तरफ से कोई रिपोर्ट? इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा। सफदर ने एक ही मर्तबा रिपोर्ट दी थी कि इसने एक चमकदार आंखों वाले किसी मकामी नौजवान को देखा था जो सुपरमार्केट में ख़रीदारी करने गया था। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर इसकी निगरानी के अहकाम दे दिए थे। इसके बाद इसने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया, इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं दी और तुमने भी इन्हें दोबारा कॉल करने की जहमत गवारा नहीं की होगी। ब्लैक ज़ीरो, मुझे लगता है कि तुम अपने फ़राइज़ से अब गफलत बरतना शुरू हो गए हो। इस्ताक जैसा ख़तरनाक तरीन मुजरिम पाक एशिया में किसी मिशन पर है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ओह सॉरी इमरान साहब, मैं अभी इन्हें कॉल करता हूँ। इमरान को गुस्से में आता देखकर ब्लैक ज़ीरो ने बौखला कर कहा। हाँ, रेड वुल्फ और सुरेंद्र कुमार की कॉल फिर ऑन करो और मशीन को B671 के साथ लिंक कर दो। इस वक्त हमारा एक एक लम्हा कीमती है। न जाने इस सार को इसके साथ ही इस वक्त क्या गुल खिला रहे होंगे। हम इत्मीनान से दानिश मंजिल में बैठे बातें बिगाड़ रहे हैं। इमरान ने परेशानी के आलम में होंठ काटते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो शर्मिंदगी से उठा और इसने दो मशीनों को आपस में लिंक करते हुए ऑन कर दिया। जिस मशीन पर इन्होंने रेड वुल्फ और काफिस्तानी फ़ौरन सर्विस के चीफ सुरेंद्र कुमार की कॉल सुनी थी, इसके साथ वाली मशीन पर एक बड़ी सी स्क्रीन मौजूद थी जो मशीन चलते ही ऑन हो गई थी। इस पर पूरे वर्ल्ड का नक्शा उभर आया था। इमरान उठकर आगे बढ़ा और इस मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन करने लगा। कमरे में रेड वुल्फ और सुरेंद्र कुमार की आवाज़ें दोबारा गूंजने लगी थीं। इमरान जैसे जैसे बटन प्रेस करता जा रहा था, स्क्रीन पर मौजूद नक्शा फैलता जा रहा था। इस पर पहले एशिया का नक्शा नमूदार हुआ, फिर पाक एशिया का, और फिर इमरान ने नक्शे को दारुल हुकूमत तक महदूद करके एडजस्ट करना शुरू कर दिया और फिर वो मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। दारुल हुकूमत के नक्शे पर एक सुर्ख रंग का सर्कल सा उभर आया। वो तेज़ी से हरकत कर रहा था। इमरान मशीन पर मौजूद एक डायल को घुमाने लगा। दायरा तेज़ी से हरकत कर रहा था और फिर वो एक जगह रुककर स्पार्क करने लगा। साथ ही मशीन से तेज़ सीटी की आवाज़ें आने लगीं। इमरान ने इस जगह को गौर से देखा और फिर मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। राजिम कॉलोनी, बी ब्लॉक, कोठी नंबर 13। ओह, तो ये रेड वुल्फ राजिम कॉलोनी में बैठा काफिस्तानी सुरेंद्र कुमार को कॉल कर रहा था। वेरी बैड, वो हमारे इतने करीब है और हम इसे पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम तमाम मेंबरों को कॉल करो, हमें अभी और इसी वक्त इस जगह रेड करना है। रेड वुल्फ जैसे ख़तरनाक मुजरिम को यूं खुले छोड़ना मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो जल्दी जल्दी मेंबरों को कॉल करने लगा। क्या हुआ, किसी से रब्ता क्यों नहीं हो रहा? इमरान ने इसके चेहरे पर परेशानी के आसार उभरते देखकर पूछा। लगता है वो लोग या तो कहीं बेहोश पड़े हैं या फिर ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां इनके लिए कॉल रिसीव करना मुमकिन नहीं। शायद वो लोग मुजरिम के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त यकीनन किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब तो मेरा वहां जाना और भी ज़रूरी हो गया है, इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से ऑपरेशन रूम से निकलकर बाहर आ गया। दानिश मंजिल में मौजूद इसने दूसरी कार निकाली और नहायत तेज़ रफ्तारी से राजिम कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही इसने दानिश मंजिल वाली सड़क से कार राजिम कॉलोनी की जानिब मोड़ी, इसी वक्त मुखालिफ सिमत से आगे पीछे दो कारें निकलीं और तेज़ी से दानिश मंजिल की जानिब बढ़ती चली गईं। इनमें सीक्रेट सर्विस के मेंबर मौजूद थे जिनके चेहरे सते हुए और बिल्कुल सपाट दिखाई दे रहे थे और आंखें बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थीं। इन्होंने एक साथ दानिश मंजिल के करीब कार रोकी और कारों से निकलकर तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। इनका अंदाज़ बेहद जारहाना और खौफनाक था। रेड वुल्फ जैगर के साथ तहखाने की सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। इस वक्त रेड वुल्फ की आंखों पर स्याह चश्मा लगा हुआ था। स्याह चश्मे के पीछे इसकी नीली नीली आंखें हल्के पावर के बल्ब की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। जैगर रेड वुल्फ को मुख्तलिफ राहदारियों से लेता हुआ एक कमरे के दरवाजे के पास रुक गया। वो इस कमरे में है, जैगर ने रेड वुल्फ से मुखातिब होकर कहा। इसका लहजा बेहद मौतबाना था। साथ ही इसने दरवाजे की साइड की दीवार पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया
बटन दबते ही कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से साइड की दीवार में घुसता चला गया। कमरा बेहद बड़ा था। हर किस्म के सामान से आरी कमरे के ऐन वसत में एक लोहे की बड़ी सी कुर्सी पड़ी थी, जिस पर सफदर रॉड्स में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इसका सर ढलका हुआ था। इसकी कुर्सी के सामने एक और कुर्सी पड़ी थी और सफदर के ऐन सर के ऊपर एक बल्ब रोशन था, जिसकी तेज़ रोशनी सफदर पर पड़ रही थी। रेड वुल्फ गौर से इसे देखता हुआ आगे बढ़ गया और फिर इसने कमरे की साख देखकर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। तुम्हारे पास चाकू है? रेड वुल्फ ने जैगर से मुखातिब होकर पूछा। जैगर ने इस बात में सर हिलाते हुए एक चाकू निकालकर इसे दे दिया। ठीक है, तुम जाओ, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और ठीक आधे घंटे बाद आकर दोबारा खोल देना। रेड वुल्फ ने अपने मखसूस लहजे में कहा और जैगर इस बात में सर हिलाता हुआ वापस पलट गया। कमरे से बाहर जाते ही इसने बटन दबाकर ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कमरे में रेड वुल्फ और रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़े हुए सफदर के सिवा कोई मौजूद ना था। रेड वुल्फ ने चाकू जेब में डाला और जेब से एक सुरंज निकाल कर हाथ में ले ली। सुरंज में पर लगी हुई कैप उतारकर इसने एक तरफ फेंकी और फिर इसने सुई एक झटके के साथ सफदर की गर्दन में उतारकर सुरंज में मौजूद महलूल इंजेक्ट कर दिया। सुरंज खाली होते ही इसने सुई खींची और इसे भी एक तरफ उछाल दिया और ख़ुद खाली कुर्सी पर आ बैठा और गौर से सफदर की जानिब देखने लगा। चंद लम्हों बाद अचानक सफदर ने एक कराह लेते हुए आंखें खोल दी। खुद को रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़े देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा और फिर जब इसने अपने सामने लंबे कद वाले इसी नौजवान को देखा जिसका वो ताक़ुब कर रहा था, तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। पिछला मंजर किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने आ गया था कि वो किस तरह जैगर से बातें कर रहा था कि अचानक इसकी कुर्सी के नीचे खला पैदा हुआ और वो कुर्सी समेत इस खला में गिरता चला गया। वो किसी अंधेरे कमरे के फर्श पर इस बुरी तरह से गिरा था कि इसकी सारी हड्डियां कड़कड़ा कर रह गई थीं। फिर अचानक कमरे में तेज़ और नामानूस सी बू फैली तो इसका सर चकराने लगा और कमरे के अंधेरे के साथ साथ इसके जहन पर भी अंधेरा मुसल्लत होता चला गया। इसके बाद इसे अब होश आया था। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है और मुझे इस तरह क्यों बांधा गया है? सफदर ने अपने सामने बैठे हुए नौजवान की जानिब देखकर तेज़ लहजे में पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कौन हो सकता हूँ? रेड वुल्फ ने इसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके लहजे में गहरा तंज था। मुझे क्या मालूम, मैं आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो फिर तुम मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे थे? ताक़ुब? मैं तुम्हारा ताक़ुब क्यों करने लगा? मुझे क्या ज़रूरत थी तुम्हारा ताक़ुब करने की? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक दफ़्तर में मुलाजमत करता हूँ। अपने काम पर जा रहा था कि अचानक एक कार वाले ने टक्कर मारी और मैं मोटरसाइकिल समेत नीचे जा पड़ा। इससे पहले कि मैं उठता इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कार में डाला और मेरे सर पर कोई चीज़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया है। जब होश आया तो मैं एक कमरे में कैद था। सफदर कहता चला गया। तुमने अपने नाखूनों में छुपे हुए ब्लेडों से रस्सियाँ काटी और कमरे में आने वाले गुंडों को काबू कर लिया और फिर तुम सीधा जैगर के पास जा पहुँचे। इससे तुम स्टार्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। क्यों मिस्टर सफदर सईद, मैं गलत तो नहीं कह रहा? रेड वुल्फ ने स्याह चश्मे के पीछे से इसके जानिब गौर से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। सफदर सईद? मगर मेरा नाम तो खालिद है। तुम सफदर सईद हो या खालिद, मुझे तो इतना मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक़ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इधर देखो मेरी तरफ, रेड वुल्फ ने गुर्राते हुए कहा। साथ ही इसने आंखों से स्याह चश्मा उतार लिया। सफदर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर जैसे ही इसकी निगाहें रेड वुल्फ की नीली और चमकदार आंखों में मिली, सफदर को एक ज़ोरदार झटका लगा। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे रेड वुल्फ की आंखों की चमक लहरें बनकर इसकी आंखों के रास्ते इसके सारे जिस्म में सरायत कर गई हों। इसने जल्दी से मुंह फेर लिया। रेड वुल्फ ने मुस्कुराते हुए सफदर की जानिब देखा, फिर जेब से जैगर का दिया हुआ चाकू निकाला और इसे खोलने लगा। क्या मतलब? तुम क्या करना चाहते हो? सफदर ने इसे चाकू खोलते हुए देखकर चौंक कर पूछा। रेड वुल्फ ने चाकू खोलकर सफदर की दाएं रान में घोंप दिया। सफदर का सारा जिस्म एक बारगी लरस कर रह गया। वह अपने मुंह से निकलने वाली चीख किसी भी तरह ना रोक सका। रेड वुल्फ ने चाकू का दस्ता पकड़ रखा था और वो सफदर की रान के जख्म में चाकू को हरकत देने लगा। शदीद तकलीफ के बायस सफदर का चेहरा बिगड़ता चला गया। इसकी रान से निकलने वाले खून ने न सिर्फ इसकी टांग बल्कि रेड वुल्फ का हाथ भी भिगो दिया था और रेड वुल्फ शफ़क़ाना नज़रों से सफदर की जानिब देख रहा था। निकाल लो, खुदा के लिए इस चाकू को निकाल लो। तुम सफदर ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और फिर इसकी नज़रें जैसे ही रेड वुल्फ की नज़रों से टकराईं, इसे एक बार फिर झटका लगा
और फिर जैसे लोहा मकनातीस से चमकता है, इसी तरह सफदर की नज़रें रेड वुल्फ की नीली और चमकदार आंखों से चिपक कर रह गईं। ये देखकर रेड वुल्फ ने सफदर की रान से चाकू निकालकर एक तरफ फेंक दिया। सफदर का जिस्म होले होले लरज रहा था, मगर इसकी नज़रें बदस्तूर रेड वुल्फ की नज़रों से मिली हुई थीं और इसे रेड वुल्फ की आंखों में बिजली से कूदती हुई दिखाई दे रही थी। इसी वक्त सफदर को यकबारगी एक ज़ोरदार झटका लगा और इसका लरजता हुआ जिस्म यकलख साकत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? सफदर। सफदर सईद। सफदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो नींद के आलम में बोल रहा हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? रेड वुल्फ ने इसी अंदाज में पूछा। इसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए सफदर को हल्का सा झटका लगा और इसने सख्ती से होंठ भींच लिए। ये देखकर रेड वुल्फ एक लम्हे के लिए चौंका, फिर जैसे इसकी आंखों में बर्क सी निकलकर सफदर की आंखों में पड़ी। सफदर का जिस्म यकबारगी बड़ी ज़ोर से कांपा था। बताओ, तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है या नहीं? रेड वुल्फ ने पहले से ज़्यादा भयानक और सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा। हाँ, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मेंबर हूँ। सफदर के मुँह से हकलाहट ज़्यादा आवाज़ निकली। सीक्रेट सर्विस के कुल कितने मेंबर हैं और इनके नाम क्या हैं? मुझ समेत 7 मेंबर हैं, 6 मर्द और 1 लड़की। लड़की का नाम जूलिया नाफ्टा वॉटर है। मर्दों में तनवीर, सिद्दीकी, खावर, चौहान और नोमानी हैं। इनके और अपने ओहदे बताओ। ये सीक्रेट सर्विस के मेंबर हैं, हमारे कोई ओहदे नहीं हैं। मिस जूलिया हमारी डिप्टी चीफ हैं। और तुम्हारे चीफ का क्या नाम है? X2। X2 का असल नाम क्या है? हम X2 को X2 या चीफ के नाम से ही जानते हैं। वो कौन है और इसका असल नाम क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। क्या मतलब? क्या तुमने X2 को कभी नहीं देखा? क्या वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आया? X2 बहुत कम हमारे सामने आता है। वो जब भी आता है या तो नकाब में होता है या फिर मेकअप में। इसका असल चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तो वो पर्दों में छुपा हुआ है, इसने गुर्राते हुए कहा। सफदर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर सफदर सईद, तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरी टांस में हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ तुम्हें इसका बिल्कुल सही जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी दिमागी रगें फट जाएंगी और तुम एक लम्हे से भी कम वक्फे में हलाक हो जाओगे। क्या ये बात तुम समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सच है। बहुत खूब। अब अली इमरान के बारे में बताओ। इसका सीक्रेट सर्विस के साथ क्या ताल्लुक़ है? अली इमरान सीक्रेट सर्विस का बाकायदा मेंबर नहीं है। हाँ, वो मदद के तौर पर या फ्रीलांसर बनकर अमूमन सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। बज़ाहिर अहमक और बेवकूफ़ सा नौजवान है, मगर हकीकत में वो बला का ज़हीन और ख़तरनाक तरीन इंसान है। अब तक अपने हाथों सैकड़ों नामी ग्रामी और नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले शिकस्त मुजरिमों की गर्दनें तोड़ चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो माफूकुल फितरत इंसान है, जो हर किस्म की बात और टेंशन्स को काबू करने की सलाहियत रखता है। तुम्हारा X2, इमरान और सीक्रेट सर्विस से रब्ता कैसे होता है? रेड वुल्फ ने सर झटकते हुए पूछा और सफदर तफसील बताने लगा। रेड वुल्फ ने इमरान का पता और X2 के हेडक्वार्टर के बारे में इससे पूछना शुरू कर दिया और सफदर को जो कुछ मालूम था रेड वुल्फ के टांस में आकर वो सब कुछ बताता चला गया। रेड वुल्फ ने सफदर की रान में चाकू मारकर इसकी कुव्वत मुदाफ़त कम कर दी थी, जिसकी वजह से सफदर मुकम्मल तौर पर इसके ताबे हो चुका था और इसे सब कुछ बताता चला जा रहा था। बहुत खूब सफदर सईद, तुमने जो मालूमात दी हैं वो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे ज़ेरे असर हो और इस वक्त तक तुम मेरे ताबे रहोगे जब तक मैं तुम्हें खुद आज़ाद नहीं कर देता। तुम्हें बिला चूँ चूरा मेरे हर हुक्म की तामील करना होगी। तुम्हारा दिल व दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता रहेगा जैसे आम हालात में करते हो, मगर तुम अपने चीफ X2 और इसके तमाम अहकामात को भूल जाओगे। आज से मैं तुम्हारा चीफ हूँ, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हुक्म मानना है। बोलो, क्या तुम मेरी बातें समझ रहे हो? हाँ, तुम मेरे चीफ हो, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। सफदर ने ख्वाबीदा लहजे में जवाब दिया। वेल डन। अब तुम अपने साथियों यानी सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को कॉल करो। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, इनसे कहो कि तुमने इस तार को मार्क कर लिया है और तुम्हें इस वक्त इनकी मदद की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारे अंदाज़ और लेबो लहजे से किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस वक्त मेरे ज़ेरे असर हो। जिस तरह मैंने तुम्हें अपने ताबे किया है, इसी तरह मैं तुम्हारे बाकी साथियों को भी अपना ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ। आज के बाद वो X2 या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए नहीं, मेरे लिए काम करेंगे। रेड वुल्फ के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ रेड वुल्फ के लिए। रेड वुल्फ खौफनाक लहजे में कहता चला गया। इसके लहजे में बेहद तकब्बुर और गरूर झलक रहा था।